नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हमारी 5वीं क्लास है और आज भी हम 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डर का संबंध है डरावना से, अर्थात डर से बना है डरावना। इसी प्रकार बिक से क्या बनेगा? तो बिक से बनेगा बिकाऊ। क्या बनेगा? बिकाऊ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है ना। गुणवाचक विशेषण शब्द बनाना था उसका, ठीक है। जैसे डर है, इसका बन गया है गुणवाचक विशेषण डरावना, तो बिक का बन जाएगा गुणवाचक विशेषण बिकाऊ। अगला देखिए, अगला है क्रिया का वह रूप जिससे उसका संबंध भाव से हो, कर्ता या कर्म का उस पर प्रभाव न पड़े, उसे खालिस्तान वाच्य कहते हैं। तो उसको कहते हैं भाववाच्य, ठीक है। मतलब जिसको हम क्या करते हैं, जिसका संबंध भाव से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। वाक्य हमारे पास है, राम पत्थर लिखता है। पहली बात, ये वाक्य है, ये तो क्या है आपका? कर्तृवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? कर्तृवाचक वाक्य। कर्तृवाचक वाक्य में क्या होता है? जो कर्ता होता है उसकी प्रधानता होती है। तो राम यहां पर क्या है? कर्ता है, तो राम की प्रधानता है। हमें इसको बदलना किसमें? कर्मवाच्य में। जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो जो कर्ता होता है, कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो, ठीक है। और कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्म क्या हो जाता है? उसमें प्रधान हो जाता है। तो देखिए से कहां प्रयोग हो रहा है? देखिए इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। तो ये तो सॉरी, ये तो नहीं है ना। तो ये हो जाएगा, राम से पत्र लिखा जाता है, क्योंकि से का प्रयोग यहां पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, सॉरी ए हमारा हो गया है आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है, जब हम कर्तृवाचक वाक्य को कर्मवाचक में बदलते हैं तो कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है। और पहले ऑप्शन में ही से लगा हुआ है राम के साथ, देखिए इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पास, आंख उठाकर न देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है ध्यान न देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है, रेखांकित शब्दों में किस अवयव के प्रकार हैं? जैसे अरे, ओहो, ए, आई, क्या, क्या ओ है, शाबाश आदि शब्द जो होते हैं, ये क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। और अवयव क्या होते हैं? जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, अर्थात जो बदलते नहीं है, उनको बोलते हैं अवयव बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है, अवयव का अर्थ होता है जिसका खालिस्तान न हो। तो अवयव जो होते हैं जिनमें विकार ना हो, अर्थात जिसका व्यय ना हो, खर्च ना हो। व्यय का मतलब होता है परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए आ जाएगा व्यय, जिसका व्यय ना हो, परिवर्तन ना हो। अगला देखिए, अगला है, हिंदी व्याकरण में अवयव शब्द खालिस्तान होते हैं। तो अवयव जो होते हैं ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और विकारी क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? परिवर्तन होते हैं। और विकारी क्या क्या होते हैं? विकारी होते हैं, संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है ना, विशेषण होता है और क्रिया होती है। ये क्या होते हैं? आपके विकारी होते हैं, ठीक है। और अविकारी आपके हो जाएंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। देखिए विशेषण और क्रिया ये तो क्या है आपके? सॉरी विकारी है, लेकिन आपको ध्यान रखना, जो क्रिया विशेषण आता है, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण, ये क्या होता है आपका? एक पूरा वर्ड है, शब्द है, ये होता है अविकारी। ध्यान में रखना है, यहां पर कंफ्यूजन होती है कई बार, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अनंतर प्रयुक्त होता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं क्या? संबंध सूचक कहा जाता है, संबंध सूचक अवयव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या होते हैं? संबंध सूचक अवयव। ये जो होते हैं, ये संज्ञा, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा व सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध, उनका संबंध, उनका संबंध क्या दर्शाते हैं? वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं, अन्य
शब्दों के साथ दर्शाते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं क्या? संबंध सूचक अवयव बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय को खालिस्तान कहते हैं, तो वो कहा जाता है क्या? समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है केवल हो गया है, बराबर, बस, काफी। ये अब किसके उदाहरण हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल है। ठीक है, और आपका ये जो है आज, कल, परसों, कब, तब, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है कालवाचक क्रिया विशेषण के, कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। और आपका यहां, वहां, ऊपर, नीचे, ये जो एग्जाम्पल है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये भेद होते हैं आगे कितने? 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। कौन कौन सा होगा? तो पहला तो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये होते हैं 4 इसके प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो उनको कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, संबंध बोधक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये संज्ञा व सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध किसके साथ दर्शाते हैं? अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं। और आपका जो समुच्चय बोधक होता है, ये क्या होता है? ये दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, धातु के कितने भेद होते हैं? तो जो धातु होती है वो आपकी 3 भेद होते हैं, उसके कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। कौन कौन सा होता है? तो ये तो पहला तो होता है मूल धातु, दूसरी आपकी होती है व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु, और अगली होती है आपकी यौगिक धातु। कौन सी धातु होती है? यौगिक। तो ये 3 भेद होते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे पास है कोमल, कोमल से बना है कोमलता। ठीक है, कोमल से क्या बना है? कोमलता, मतलब इसका भाववाचक बना है। तो रोक का इसका भाववाचक क्या बनेगा? तो रोक का बनेगा क्या? रुकावट बनेगा। क्या बनेगा? रुकावट। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण स्पष्ट होता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्या? गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाती है? गुणवाचक विशेषण कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अर्थात जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण स्पष्ट होता है, मतलब विशेषता बताई जाती है संज्ञा और सर्वनाम की, उनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला देखिए, खालिस्तान उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपको कहते हैं संज्ञा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संज्ञा। क्योंकि संज्ञा क्या होती है? विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होता है? जिनमें परिवर्तन होता है लिंग वचन के अकॉर्डिंग। ठीक है, विकारी शब्द क्या क्या होते हैं? आपकी संज्ञा हो गई है, सर्वनाम हो गया है, क्रिया हो गया है, और विशेषण हो गया है। ये क्या होते हैं? आपके विकारी शब्द होते हैं, जिनमें क्या होता है? लिंग और वचन के अकॉर्डिंग क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया खालिस्तान शब्द के प्रकार हैं। तो ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन के अकॉर्डिंग
में उनमें परिवर्तन होता है, उनको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोला जाता है। और अविकारी क्या होते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, अविकारी क्या क्या होते हैं, वो होते हैं विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है, और क्रिया विशेषण, ये चार, ये भी चार होते हैं और ये भी चार होते हैं, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है खालिस्तान सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में प्रश्न करने के लिए होता है। तो वो होता है प्रश्नवाचक का, अर्थात जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक नहीं है। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, तो इसमें से जो है देखिए, गिरना, गिरना है, ये क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिनमें कर्म का प्रभाव जो है वो कर्ता पर नहीं पड़ता है, उनको बोलते हैं क्या, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं करूं, जैसे खेलना है, ये क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया है। और सुनना है, ये भी सकर्मक क्रिया है। और सीखना भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। अर्थात इनमें जो क्रिया का जो फल होता है, क्रिया का फल वो कर्ता पर नहीं पड़ता है, इसलिए आपका सुनना, सीखना और खेलना ये सकर्मक क्रिया है। जबकि गिरना जो है ये आपकी अकर्मक क्रिया है, ध्यान में रखना है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो देखिए, आपके जो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार की होती है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। सर्वनाम आपकी 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली तो आ जाएगी पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर अगली आपकी आ जाएगी कौन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगली आ जाएगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ जाएगी आपके सामने कौन सी, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम। अगली हमारे पास आ रही है पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम। और लास्ट आ रही है कौन सी, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये पूरे ऑप्शन में क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, संज्ञा के बदले में प्रयोग करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं क्या, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। और क्रिया क्या होती है, किसी काम का होना या करना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। और कालन क्या होता है, समय, जो जो शब्द समय को सूचित करते हैं उनको बोलते हैं कालवाचक शब्द बोला जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो वो क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास, आंसर हो गया है। और सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। कारक जो होते हैं ये कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। और क्रिया क्या होती है, किसी काम का होना या करना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है में और पर खालिस्तान कारक के चिन्ह हैं। तो में और पर ये किस कारक के चिन्ह हैं, तो ये आपके हैं अधिकरण कारक के, अधिकरण में पर आता है इसके साथ। ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारे पास आंसर। कर्ता के साथ इसका कर्ता क्या होता है, तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, कर्ता ने। और कर्म कारक का क्या होता है चिन्ह, कर्म को, इसके साथ आता है को। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ध्यान में रखनी है कि जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगला देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगला देखिए, हे, रे, अरे, ओ आदि शब्द किस कारक के चिन्ह हैं। तो ये जो शब्द हैं ये संबोधन कारक के हैं। किस कारक के हैं, संबोधन कारक के हैं। ठीक है, कर्ता कारक का क्या होता है चिन्ह, तो कर्ता ने, इसके साथ ने आता है। कर्म के साथ क्या आता है, कर्म को। और करण का क्या आता है, करण से आता है। करण के साथ क्या आता है, से आता है। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और यह बात भी ध्यान में रखनी है, जो कारक होते हैं, कारक होते हैं हिंदी में कारक टोटल 8 होते हैं। ध्यान में कर लेना अच्छे से,
ठीक है, किसी प्रकार का आप में डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक जो होते हैं आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। कौन कौन से? देखिए, पहला तो हो जाएगा कर्ता कारक, दूसरा आपका हो जाएगा कर्म कारक, तीसरा हो जाएगा करण कारक, करण कारक, चौथा आपका हो जाएगा संप्रदान कारक कारक, कौन सा? संप्रदान कारक, और पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। और छठवा हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक। सातवां हो जाएगा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और आठवां हो जाएगा संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। तो कारक टोटल 8 होते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास है अध्यक्ष, सभासद, मंत्री। ये शब्द किस लिंग के अंतर्गत आते हैं? पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी थी कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो देखिए उभयलिंग तो होगा नहीं, ये तो कट गया है, क्योंकि हिंदी में होता ही नहीं है उभयलिंग। 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आपका देखिए अध्यक्ष और सभासद और मंत्री ये शब्द होते हैं, ये आपके होते हैं क्या? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अध्यक्ष है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? अध्यक्षा बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अध्यक्ष, सभासद और मंत्री ये शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द। आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, काल के जिस रूप से भविष्य में कुछ करने की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, मतलब आज्ञा दी जाती है, किसी को अनुमति दी जाती है, उसे भविष्य काल कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? आज्ञार्थ। कौन सा कहा जाता है? मतलब आज्ञा दी जा रही है, इसमें अनुमति दी जा रही है, तो ये हो जाएगा आज्ञार्थ। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कोआ, खटमल, मच्छर, शेर, ताला ये शब्द खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो ये शब्द आते हैं आपके पुल्लिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? पुल्लिंग। और हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए आपका जो शेर है, शेर का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? शेरनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शेरनी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला आपके पास क्वेश्चन है, प्रेम, क्रोध, द्वेष, मित्रता ये शब्द संज्ञा के किस रूप के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं किसके अंतर्गत? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो अच्छा है, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई। क्या बनेगी? अच्छाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। और आपको ध्यान में रखना कि जो संज्ञा होती है वो इसके भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लेखक, खिलाड़ी ये शब्द संज्ञा के किस रूप के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखना है, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, वो एक क्वेश्चन आया हुआ है। जाति होती है, देखिए लेखक जो होता है ये जाति होता है, लेकिन हम किसी लेखक का नाम बोलते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, तो ये लेखक का नाम आ गया है, तो ये क्या है? एक जाति है लेखक की। खिलाड़ी भी क्या है? खिलाड़ी भी जाति है, लेकिन हम खिलाड़ी के नाम बोल दिए, जैसे विराट कोहली, तो विराट कोहली क्या हो गया है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री भी क्या है? एक जाति है, और प्रधानमंत्री भी क्या है? एक जाति है। ठीक है, अगर नाम आ जाता प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, तो हाँ, क्या हो जाता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुख्यमंत्री भी क्या है? जाति है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का नाम आ जाता कि श्री भजनलाल शर्मा, तो वो क्या हो जाता? जाति, आपका सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। ध्यान में रखना है, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान या प्राणी का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा आपकी 5 भेद की होती है। कौन कौन सी? पहली तो हो जाएगी क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगली हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगली हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगली हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा।
और अगली हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपके संज्ञा के कितने भेद हो गए हैं? आपके संज्ञा के आपके हो गए हैं आपके कितने भेद? 5 भेद हो गए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है थोड़ी देर के रुकने के लिए किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग। ठीक है, पर्सन करने के लिए तो पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसका, और वाक्य की पूर्णता के लिए आपका ये किया जाता है पूर्णवाचक का। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह है इस विराम चिन्ह का को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पूर्ण विराम कहा जाता है, जो वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। ये लीजिए, और अल्प विराम कैसा होता है? अल्प विराम का प्रयोग ऐसे होता है। और योजक चिन्ह कैसा होता है? योजक चिन्ह जैसे हम लिखते हैं माता और पिता, माता पिता, तो जो बीच में जो चिन्ह है ये क्या है? आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वाक्य शुद्ध कीजिए, इस समय 4 बजा है। तो इस वाक्य को शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो पहला है इस समय 4 बजे हैं, तो पहला ही हमारा हो गया है, यही क्या है? शुद्ध वाक्य है। देखिए आगे देखिए, इस समय 4 बजा है, चारा क्या है? ये तो घास का नाम हो गया चारा, जो हम भैंस को डालते हैं, 4 आता। अगला देखिए, इस समय 4 है, क्या है? क्या है 4 बजे? समय का पता ही नहीं चल रहा इसे, तो ये भी गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हाथी खालिस्तान है, तो हाथी कौन सी आवाज निकालता है? तो हाथी जो होता है क्या करता है? चिंगाड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। रंबाती कौन है? तो आपकी जो गाय है और भैंस है क्या करती है? रंबाती है। रेंगता कौन है? रेंगता गधा, गधा जो है वो रेंगता है, गधा क्या है? रेंगता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास है, कोयल खालिस्तान है, तो कोयल कौन सी आवाज निकालती है? तो कोयल क्या करती है? कूकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। रेखता कौन है? तो रेखता ये आवाज जो निकालता है गधा निकालता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ख घ छ झ ये खालिस्तान है, तो ये शब्द आपके जो हैं ये है आपके महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। महाप्राण शब्द कौन कौन से होते हैं? तो किसी भी वर्ग का दूसरा और जो चौथा अक्षर है, चौथा अक्षर है, वर्ण है, सॉरी वर्ण है, दूसरा और चौथा जो वर्ण है होता है वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो होता है महाप्राण। और एक आपका होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होते हैं? तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, जैसे क वाला ले लेते हैं, तो क और तीसरा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा और अडय हो जाएगा, तो ये क्या हो गए? महाप्राण। ठीक है, और देखिए क वाली लाइन में देखिए दूसरा शब्द कौन सा हो जाएगा? दूसरा वर्ण ख, और आपका चौथा कौन सा हो जाएगा? ग। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक है, ऐसे आप फिर च में देख लेना है, टे में देख लेना है, पे में देख लेना है, ऐसे देखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जो होते हैं वो कहते हैं, व्यंजन वो होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपका क होता है, क को किसकी सहायता से बोल रहे हैं? ए में। देखिए क को तोड़ेंगे तो क आधा हो जाएगा, और क में क्या मिला हुआ है? ए। तो देखिए इस क में ए मिला हुआ है, तभी इसको हम इसे स्वर की सहायता से हम बोल रहे हैं। तो व्यंजन वो होते हैं जिनको स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, मतलब उनको बोला जाता है। जो स्वयं उच्चरित होते हैं उनको बोलते हैं क्या? उनको बोला जाता है स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।